नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो में अगले आधे घंटे बात होने वाली है आपकी निवेश स्ट्रैटेजीज के बारे में। जी हां, जिंदगी में ऐसे बहुत सारे आर्थिक लक्ष्य होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं। आर्थिक लक्ष्यों से हमारा मतलब है आपके फाइनेंशियल गोल्स, जहाँ पर घर खरीदना सबसे बड़ा गोल होता है, गाड़ी खरीदने का सपना होता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई विदेश जाकर अगर आपको करवानी है, खुद के रिटायरमेंट के लिए अगर आपको पैसे इकट्ठा करने हैं। अमूमन बहुत सारे लोग जो है इन सब के लिए फिक्स डिपॉजिट पर निर्भर होते हैं, कुछ ज़मीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं। लेकिन इन सबसे आगे बढ़कर, क्योंकि लगातार एसआईपी के नंबर्स हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं महीने दर महीने, तो कैसे इक्विटी को एज एन एसेट क्लास भी अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको दी जाती है। आपके खर्च, आपकी बचत, आपके निवेश से जुड़े हर मसले पर यहाँ पर सलाह आपको दी जाती है एक्सपर्ट्स के जरिए, और आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी होती है शो में। तो अगर आपको कोई सवाल हमसे पूछना है तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। यूट्यूब पर सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स जो है यूट्यूब का, उसमें अपने सवाल डाल सकते हैं। वहाँ से भी सवालों को लेकर हम शो में आपको जवाब दिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट के जरिए। शुरुआत करते हैं। विश्वजीत पराशर हमारे आज के मेहमान हैं जो आज आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे शो में। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्वजीत जी। और एक शेफ़ साहब हैं जिनका सवाल लेते हैं पहले, शेफ़ अमन। इन्होंने अपने पिताजी के लिए जो है प्लानिंग करवानी है। इनके पिताजी जो हैं वो रिटायर्ड हैं, 30 लाख रुपए उनके पास हैं और वो पैसे को ये निवेश करना चाहते हैं और उसके बाद उसी पैसे से 10,000 रुपये हर महीना उन्हें चाहिए। और दो तरीके के फंड्स में चाहते हैं कि वो पैसों को निवेश करें जो कि डाइवर्सिफाइड भी हो। इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। तो डाइवर्सिफिकेशन का एक इन्होंने मेंशन किया है, अलग अलग फंड, तो यानी इतना समझते हैं कि रिस्की है इक्विटी में सारे पैसे लगा देना, जितना डाइवर्सिफाइड रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन 30 लाख रुपए कब तक निवेश करने हैं उसकी जानकारी हमें नहीं दी है। काफ़ी हद तक रणनीति बदल जाएगी। अगर निवेश करके तुरंत ही पैसे निकालने होंगे तब अलग जगह निवेश करना होगा। 30 लाख रुपए को निवेशित रखेंगे 5 से 6 साल में तो रणनीति अलग होगी। तो दोनों पैमानों पर रणनीति क्या होगी विश्वजीत जी, उसके मुताबिक सलाह दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए कविता जी, एसडब्ल्यूपी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसको हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी कहते हैं। यहाँ पर आप रेगुलर इंटरवल्स पे पैसा विड्रॉ करते हैं। तो रेगुलर इनकम अगर किसी को चाहिए, जैसे बहुत सारे रिटायर्ड लोग होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे आपको टैक्स एफिशिएंसी भी मिलती है और आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है वो भी मिलता है, क्योंकि कॉर्पस भी कहीं ना कहीं ग्रो करता रहता है और आपके रेगुलर खर्चे जो हैं वो भी मिलते रहते हैं। तो 10,000 रुपये जो ये विड्रॉ करना चाहते हैं बहुत ही कैलकुलेटेड है, क्योंकि ये करीब करीब 4% विड्रॉल रेट है। तो 30 लाख रुपए लगाकर आप 10,000 रुपये पर महीना विड्रॉ कर रहे हैं तो 1,20,000 रुपये, ये करीब करीब 4% बनता है। तो अगर 4% आप विड्रॉ कर रहे हैं और मान लीजिए आपका फंड 8% या 12% से ग्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका कॉर्पस भी ग्रो करता रहेगा और आपका जो रेगुलर खर्चा है वो भी मिलता रहेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन भी बिल्कुल जैसा अमन जी चाहते हैं वो होना चाहिए, उससे आपका रिस्क काफ़ी कम होता है। लेकिन क्योंकि अभी हमें टाइम होराइजन का पता नहीं है, तो ब्रॉडली बेस्ट स्ट्रैटेजी जो रहती है एसडब्ल्यूपी के लिए, वो प्योर इक्विटी फंड में ना जाकर आप एक हाइब्रिड फंड में जाएं, जहां पे आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो ग्रो भी करता रहता है और वहां पे कहीं ना कहीं डेट भी होता है या अदर दूसरी एसेट क्लासेस भी होती हैं जो आपके रिस्क को काफ़ी कम कर देती हैं। तो जब बाजार में गिरावट आती है तो ये फंड्स कम गिरते हैं और आपका जो रेगुलर खर्चा है वो आपका आराम से निकलता रहता है, उसमें कोई छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं होती है। तो दो फंड्स जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा अमन जी को उनके पिताजी के लिए निवेश के लिए, वो है HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड और दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड। तो ये दोनों ही फंड्स काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते आए हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड में डेट और इक्विटी है, जहां पे फंड मैनेजर मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर एक्सपोजर बढ़ाते रहते हैं। अगर उनको लगता है कि बाजार महंगा है तो डेट का एक्सपोजर बढ़ा देते हैं, वहीं उनको लगता है कि बाजार सस्ता है और पैसा ग्रो हो सकता है तो इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। तो इससे एक रिस्क भी कम रहता है और पैसा भी ग्रो करता रहता है। दूसरा फंड ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, ये आजकल वैसे भी फ्लेवर ऑफ द मंथ है, जो ज़्यादातर लोग इस पे फंड्स में निवेश करें, क्योंकि जब पिछले साल की जब रिटर्न देखी तो मल्टी एसेट फंड्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए और उनकी गिरावट भी काफ़ी कम है जब बाजार में गिरावट आती है। तो ये दोनों ही फंड्स मैं सजेस्ट करूंगा और 15-15 लाख रुपए इसमें निवेश करें और वहां से अपनी SWP स्टार्ट कर दें। यहाँ से आपको कैपिटल गेन भी जो मिलेगा वो भी काफ़ी हद तक बच सकता है और अगर बैंक FD से कंपेयर करें तो ये काफ़ी टैक्स एफिशिएंट है। तो मेरे हिसाब से ये दो फंड्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। चलिए, ये दो फंड आपको बताए जा रहे हैं
अगर इनकी निवेश की ड्यूरेशन 10 साल हुई तो? कविता जी, क्योंकि रेगुलर इनकम चाहिए तो भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हाइब्रिड फंड में भी इक्विटी होता है, तो यहाँ पे भी कॉर्पस ग्रो करता है। तो नॉर्मली सजेस्ट किया जाता है जो लोग रिटायरीज हैं वो इतना रिस्क ना लें कि प्योर इक्विटी में निवेश करें। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब बाजार में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं एक पैनिक या एक नर्वसनेस आती है और उनको लगता है कि मेरा रेगुलर खर्चा निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। तो मेरे ख्याल से दोनों ही परिस्थितियों में हाइब्रिड स्ट्रैटेजी इनके लिए काफ़ी बेटर रहेगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मुकेश कुमार गिरी का सवाल लेते हैं। ये आर्मी में है और अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग करवाना चाहते हैं। 3 साल 4 महीने हो गए हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को, और एक्सिस का स्मॉल कैप है, HDFC का रिटायरमेंट सेविंग्स फंड है, मेरे एसेट का लार्ज एंड मिड कैप है। टोटल SIP 9,000 की चल रही है और ये हर 6 महीने 1,000 से अपनी SIP को बढ़ाएंगे। 15 से 20 साल तक निवेश भी करना चाहते हैं। कितना वेल्थ क्रिएशन होगा ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो धन्यवाद अपना सवाल भेजने के लिए। और मुकेश जी, आपने जो फंड्स लिए हैं उन पर आपको सलाह दिलवाते हैं, लेकिन कितना कॉर्पस आपको इकट्ठा करना होगा, अगर आपका कोई फाइनेंशियल गोल है जिसके लिए आपको प्लानिंग करवानी है तो उसकी डिटेल हमारे पास है नहीं। कितना इकट्ठा कर पाएंगे ये? अगर मान लीजिए 10,000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट करते हैं हर महीना विश्वजीत जी, तो 15 से 20 साल, वैसे 5 साल का फ़र्क है मेरे ख्याल से, अपर एंड पकड़ लेना चाहिए, 20 साल पकड़ लेते हैं चलिए, कितना ये इकट्ठा कर पाएंगे? देखिए, पहले तो कोई आर्मी से सवाल आता है तो बहुत खुशी होती है और उनकी मदद करने में जितनी प्रसन्नता होती है उसका कोई लिमिट नहीं है। तो मुकेश जी, जो आपने निवेश किया है और जैसा कविता जी पूछ रही हैं, 15 वर्ष के लिए अगर आप निवेश करते हैं, 10,000 रुपये करते हैं, और मैं आप जैसा बोल भी रहे हैं कि 10% का स्टेपअप भी आप करना चाहते हैं और हम 12% का नॉर्मली एज्यूम करते हैं कि रिटर्न आपको मिलेगा, तो ये करीब करीब 78 लाख बन जाता है कविता जी। पर अगर 20 साल तक जाते हैं तो 5 साल में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काफ़ी अच्छा रिटर्न कॉर्पस क्रिएट कर पाती है। तो करीब करीब 1.25 करोड़ के करीब ये अपना कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले मुकेश जी को ये बोलूँगा कि महंगाई को ज़रूर कंसिडर करें जब आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप शायद रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं। दूसरा, जो फंड्स आपने ले रखे हैं, क्योंकि आपने एक रिटायरमेंट का फंड ले रखा है, HDFC का रिटायरमेंट सेविंग फंड, काफ़ी बेहतरीन फंड है। ये क्लोज एंडेड फंड रहता है और इसमें फंड मैनेजर को एक मौका मिलता है कि वो ऐसी कॉल्स ले सकता है जहाँ पे उसको प्रेशर नहीं है कि कोई रिडम्पशन का प्रेशर आएगा, तो वो लॉन्ग टर्म कॉल्स ले पाते हैं। तो अच्छा फंड है। HDFC एक अच्छी AMC है, 4,000 रुपये आप यहाँ निवेश कर रहे हैं, वहीं पर आप एक्सिस के स्मॉल कैप में भी कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ये सजेस्ट करूँगा कि स्मॉल कैप थोड़े से बाजार में वॉलेटाइल रहते हैं, उतार चढ़ाव काफ़ी रहता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म कर ही रहे हैं निवेश तो आप इसमें बने रहें, लेकिन प्रेफरेबली पहले आप बाकी फंड्स अपने ऐड कर लें पोर्टफोलियो में, जैसे फ्लेक्सी कैप है या फिर प्योर लार्ज कैप फंड है, तो उस तरीके के फंड्स जरूर ऐड करें। स्मॉल कैप में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहती है, तो इससे पहले मैं आपको कहूँगा कि एक्सिस स्मॉल कैप से निकलकर आप पराग पारिक का एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लें, जहाँ पे आपको रिस्क भी काफ़ी कम रहेगा और रिटर्न्स, क्योंकि प्योर इक्विटी में ही निवेश हो रहा है, तो आपको अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर आप और पैसा इंक्रीज करते हैं, SIP इंक्रीज करते हैं, तो आप प्योर मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में भी जाएं, जहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये छोटा सा बदलाव करें और जितनी SIP बढ़ा सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं, उतना आपको लाभ होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, और एक बड़ा कॉर्पस जनरेट करने में आपको मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और नवीन जी का सवाल लेते हैं। और इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कुछ फंड्स को शामिल किया हुआ है। ICICI प्रो का टेक्नोलॉजी फंड है, SBI कॉन्ट्रा इनके पास है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी इनके पास है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, SBI का ब्लू चिप भी है। 10 साल तक ये इन्वेस्ट करेंगे, कितने कैपिटल गेन्स हो सकते हैं ये जानना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी का फंड इन्होंने ले रखा है, तो अब इस फंड में सेक्टोरियल फंड है और ऐसे में हम देख भी रहे हैं विश्वजीत जी, पिछले हफ्ते पूरा IT इंडेक्स अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते में लगभग 9% के आसपास टूटा होगा। सेक्टर स्पेसिफिक फंड लेने में दिक्कत यही होती है कि न्यूज़ पे रिएक्शन बहुत तगड़ा होता है, और IT तो मेरे ख्याल से खस्ता हाल है ही काफ़ी लंबे समय से। तो उसमें से तो शायद अब पता नहीं कितने साल हो गए इनको इन्वेस्ट किए हुए, लेकिन थोड़ा सतर्कता यहाँ पर इनको ज़रूर बरतनी भी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, आगे का प्लान अगर देखें तो क्या क्या और बदलाव करने होंगे, और साथ ही कितना इकट्ठा भी ये कर पाएंगे? कविता जी, देखिए, बाकी का अगर इनका पोर्टफोलियो देखें तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, बहुत बेहतरीन फंड्स ले रखे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी है, कोटक का मिड कैप भी है,
और SBI का ब्लू चिप भी है, तो लार्ज कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है, मिड कैप भी है और एक कॉन्ट्रा फंड भी ले रखा है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। एक टेक्नोलॉजी फंड जिसके बारे में आप बोल रही हैं, बिल्कुल ठीक राय है आपकी, क्योंकि थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, उतार चढ़ाव ज़्यादा रहते हैं। सेक्टोरल फंड है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहता है, करीब करीब 80% IT कंपनीज में ही निवेश करते हैं। और जैसा कि अभी बाजार लग रहा है, और IT कंपनीज ज़्यादातर US के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस जो है, व्यवसाय US से होता है, तो बहुत सारा रिस्क इसमें रहता है। और कहीं ना कहीं अगर आप पोर्टफोलियो में देखें तो एक स्मॉल कैप फंड मिसिंग है। तो मैं सजेस्ट करूंगा ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड से स्विच कर किसी स्मॉल कैप फंड में चले जाएं जो मिसिंग है। तो बंधन का स्मॉल कैप या फिर निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड काफ़ी अच्छा है, तो उसमें स्विच कर ले। और टेक्नोलॉजी फंड में रिस्क ज़्यादा रहेगा, तो मेरे हिसाब से ये बदलाव आवश्यक है। जहाँ तक कि कॉर्पस का बात कर रहे हैं, तो इन्होंने करीब करीब 15,000 रुपये निवेश कर रहे हैं SIP के थ्रू। 10 वर्ष के लिए इन्होंने निवेश करना है, 12% का CAGR है, तो करीब करीब 33,60,000 रुपये बनते हैं। वहीं पर अगर ये स्टेप अप करते हैं 10% का, तो यही अमाउंट करीब करीब 50,60,000 बन जाती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा नवीन कुमार जी, या तो अपना थोड़ा टाइम होराइजन बढ़ाएं ताकि एक बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाए, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जितना लंबा समय आप देंगे उतना ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। और ये थोड़ा जो हाई रिस्क फंड है, इससे निकलकर आप स्मॉल कैप फंड में आ जाए, वो भी अपने आप में लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी रिटर्न देगा आपको, और लेकिन उससे करीब करीब आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाता है। तो इस वजह से ये सलाह दी जा रही है। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अच्छे फंड्स ले रखे हैं, उसको उसमें निवेशित रहें और नए फंड्स को ऐड ना करें, और हर साल अपना पोर्टफोलियो रिव्यू अवश्य करें। पोर्टफोलियो रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, उसी के मुताबिक बदलाव आपको करने होंगे, क्योंकि निवेश आप बढ़ाएंगे भी तो उसी बढ़े हुए निवेश को आपको कहाँ डालना है, कहाँ रीएलोकेट करना है, ये सब बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है। हर निवेशक को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। वक्त आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल भी हम लेंगे हमारे दर्शक का। सरकार शुभंकर सरकार नाम है इनका, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनफैक्ट BSF में ही काम करते हैं। 33 साल की इनकी उम्र है और ये 20 साल तक इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। इनके कुछ गोल्स हैं, रिटायरमेंट का गोल है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का गोल है, और घर भी ख़रीदना है इनको अभी से 7 साल के बाद कह रहे हैं। तो उन सब के लिए तो अलग अलग प्लानिंग लगेगी शुभांकर जी, लेकिन जो डिटेल्स आपने हमें दी हैं, देखिए UTI निफ्टी इंडेक्स आपके पास है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, निपॉन स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, ICICI लार्ज एंड मिड कैप है, कोटक मल्टी कैप है, NPS में पैसे डाल रखे हैं, PLI भी आपके पास है। फंड्स तो आपने ढेर सारे चुन रखे हैं, कुछ निवेश जो कि सही है, कुछ निवेश बदलाव जहाँ होने चाहिए, लेकिन फिर भी सारे अहम गोल्स विश्वजीत जी इनके एक साथ आ गए हैं। अब ऐसे में अगर हमें प्राथमिकता देनी हो तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई लिखाई एक ऐसा लक्ष्य है जो कि डिले नहीं हो सकता। मैं नहीं जानती घर खरीदने की अर्जेंसी कितनी है, बट आई एम अज्यूमिंग कि शायद बच्चों की पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसका कोई इन्होंने हमें टाइम बैंड नहीं दिया है, ओवरऑल 20 ईयर्स कह दिया है, 20 ईयर्स में रिटायरमेंट होगा, 7 साल में केवल घर खरीदना है और बाकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई। तो अब प्राथमिकता कैसे दें गोल्स को और कैसे उनके लिए हम निवेश करें अभी? बिल्कुल कविता जी, सारे ही गोल्स इंपॉर्टेंट है, रिटायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इनकी एज अभी 33 वर्ष है, तो ये अभी से प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये अच्छी शुरुआत हो सकती है इनके गोल्स को अचीव करने के लिए। ब्रॉडली कविता जी, बहुत अच्छी बात इसमें ये है, इनके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। मेरे ख्याल में कोई बदलाव की आवश्यकता भी नहीं है। अगर हम देखें तो लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, लार्ज एंड मिड कैप फंड है और एक मल्टी कैप फंड है। तो मेरे ख्याल में पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, संतुलित है, इसमें ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं है। NPS में भी निवेश कर रहे हैं। अगर हम केवल रिटायरमेंट के लिए NPS को मान के चलें तो 9,000 रुपये ये निवेश कर रहे हैं प्रति माह। और अगर हम मान के चलें कि 10% का CAGR रिटर्न मिलता है और ये 5% एटलीस्ट अपना स्टेप अप करते हैं NPS में, क्योंकि सैलरी भी इंक्रीज होती है, तो उसके साथ साथ इनका NPS का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। तो ब्रॉडली ये 9,000 के हिसाब से करीब करीब 97 लाख रुपीस तक पहुंच जाते हैं, या मान लें बहुत अच्छा रहा तो 1 करोड़ तक पहुंच पाते हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने शायद महंगाई को कंसिडर किया है अपने गोल्स के लिए, क्योंकि रिटायरमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गोल है। आप रिटायरमेंट के बाद जब आपको इनकम नहीं आएगी, 25-30 साल आपको यहाँ से रेगुलर इनकम चाहिए होगी, तो ये भी एक अच्छा खासा कॉर्पस होना चाहिए। और जैसा कविता जी ने कहा, बच्चों की पढ़ाई तो हर पेरेंट्स के लिए सबसे नंबर 1 गोल होता है, तो उसमें भी इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन जो कॉस्ट है वो करीब 10-12% से महंगी होती जा रही है प्रति वर्ष।
और आप 28,000 की SIP कर रहे हैं, जो कि ठीक ठाक अमाउंट है। तो अगर आप लेकिन 7 साल बाद आप घर भी लेना चाहते हैं तो 28,000 को अगर हम 7 वर्ष के लिए देखें तो कोई बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ बनती नजर नहीं आ रही, करीब 36 लाख बनते नजर आ रहे हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको घर लेना है तो थोड़ा सा आप लमसम पैसा जरूर दें, लेकिन होम लोन लें, उसमें भी आपको लाभ होगा। होम लोन को भी हम एक गुड लोन कहते हैं। यहाँ पे आपको ठीक है, टैक्स का एडवांटेज भी शायद हो सकता है और आपको बहुत बड़ी रकम एक साथ ना देनी पड़े, ताकि आपके जो बाकी के गोल्स हैं जैसे बच्चों की पढ़ाई है उस पर कोई इम्पैक्ट ना आए। और कोशिश करें हर SIP को एक गोल से लिंक करें, ताकि आपको मालूम है कि ये SIP मेरे बच्चों की पढ़ाई की है और ये SIP मेरे घर के होम लोन के लिए है और ये रिटायरमेंट के लिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप एक डिफाइंड कॉर्पस भी क्रिएट कर पाएंगे। इन्फ्लेशन को जरूर ऐड ऑन करें और एक बड़ा कॉर्पस करें और कोशिश करें जितना स्टेप अप आप कर सकते हैं उतना बेहतरीन रहेगा आपके गोल्स को अचीव करने में। चलिए, बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा फ्यू स्टेप्स पीछे ले लें और आपके जो सवाल और गोल्स आपने निर्धारित किए हैं, तय किए हैं, उन पे आप क्लैरिटी लेकर आएँ, क्योंकि इवन इफ पोर्टफोलियो अच्छा है विश्वजीत जी, अगर ये सही डायरेक्शन में नहीं जाता है तो इनके लक्ष्य अचीव नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए जो इनका सही निवेश रणनीति, जो आपने कहा कि कोई खास बदलाव करने की ज़रूरत है नहीं पोर्टफोलियो में, उसको दिशा देने के लिए क्लैरिटी अगर चाहिए हो तो आपको अपने गोल्स को सही तरीके से अलाइन करना होगा। अगर घर का लक्ष्य पोस्टपोन हो सकता है, थोड़ा सा उसको पोस्टपोन कर दीजिए। BSF में है तो शायद सरकारी कर्मचारी हैं ये, डेफिनेटली इनकी पेंशन को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अतिरिक्त रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए होगा ये स्टेजेस वाइज हमें देखना होगा। और उसको लेके और भी अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो अपने सवाल आप हम तक फिर से पहुंचा सकते हैं और हम आपको डिटेल में सलाह देंगे। फिलहाल जो आपको जवाब मिला है उसी के बेसिस पे आप आगे बढ़िए और अपनी प्लानिंग को भी आप जो है दुरुस्त रखें। विश्वजीत जी, अगला सवाल हम ले लेते हैं। यहाँ पर विश्वनाथ नाम है इनका और इन्होंने जो सवाल पूछा है, अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं ये विश्वनाथ घोष, 10 साल तक इन्वेस्ट करेंगे और 10% का स्टेप अप भी ये करना चाहते हैं। इन्होंने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कुछ फंड्स जो हैं शामिल कर रखे हैं। SBI फोकस्ड है इनके पास, SBI का ही स्मॉल कैप है, HDFC का BSE सेंसेक्स इंडेक्स है, HDFC का मिड कैप इनके पास है और भी 3 पोर्टफोलियो में फंड्स जोड़ने हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप है या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, दोनों में से कोई एक जोड़ना चाहेंगे। कोटक का लार्ज एंड मिड कैप लें या ICICI का लार्ज एंड मिड कैप लें और ICICI प्रू मल्टी एसेट फंड भी इनको जोड़ना है। तो इनमें से कौन सा सही होगा ये जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो जो फंड्स का इन्होंने सिलेक्शन किया है, जिसमें निवेश अब ये करना चाहते हैं, जैसे कि निपॉन इंडिया का इन्होंने एक मल्टी कैप चुना है या पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। अब इसमें से सिलेक्शन करना मेरे ख्याल से दोनों अलग अलग कैटेगरी के फंड्स हैं। एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, एक मल्टी कैप कैटेगरी का है। एक इन्होंने ले रखा है कोटक का लार्ज एंड मिड कैप, और चलो ये एक कैटेगरी में हो गया है, बाकी दूसरा इन्होंने कहा है कि मल्टी एसेट फंड। कैसे कंपैरिजन इन्होंने किया है मुझे नहीं पता, बट डिफरेंस वाइज अगर इनको हाईलाइट करवाना हो तो आप क्या डिफरेंस कहेंगे? देखिए बिल्कुल कविता जी, इनका जो पोर्टफोलियो इन्होंने ऑलरेडी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ले रखा है, तो कहीं ना कहीं मल्टी कैप फंड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मल्टी कैप में भी 25% लार्ज कैप, 25 मिड कैप और 25 स्मॉल कैप होता है। तो वो ऑलरेडी इनके पास पोर्टफोलियो में है, क्योंकि SBI का स्मॉल कैप भी है और HDFC का मिड कैप भी है और इन्होंने SBI का फोकस फंड भी ले रखा है। तो ब्रॉडली पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो मेरे हिसाब से, और जो SIP के अमाउंट है वो अभी ज़्यादा नहीं है, करीब करीब 7,000 रुपये ये निवेश कर रहे हैं, तो ज़्यादा फंड्स की आवश्यकता भी नहीं है। मेरे हिसाब से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को अगर ये ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। और एक फंड जो ये मल्टी एसेट फंड की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि खुद भी ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं एक एग्रेसिव निवेशक हूँ, तो शायद मल्टी एसेट फंड की आवश्यकता ना हो, उसकी जगह एक वैल्यू स्टाइल फंड को ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में शायद उनको अच्छे रिटर्न्स दे। तो मैं सजेस्ट करूंगा ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू स्टाइल फंड। तो ये 5-6 फंड्स पर्याप्त हैं और नए फंड्स की आवश्यकता नहीं है और पोर्टफोलियो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है। जो करना है वो है कि अपनी SIP को बढ़ाना है, स्टेप अप करना है हर वर्ष, ताकि एक बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाए। क्योंकि 7,000 रुपये 10 वर्ष 12% का CAGR लेके चले तो करीब करीब 24 लाख रुपए बनते हैं। तो अगर बड़ा कॉर्पस जनरेट करना है तो कोशिश करें, स्टेप अप करें अपनी SIP अमाउंट में, नए फंड्स की ज़्यादा उन्हीं एग्जिस्टिंग फंड्स में अपनी SIP को इंक्रीज करें तो बेहतर रहेगा। ज़्यादा पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं होगा, आसानी से मैनेज कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे कि कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी। 5-6 फंड से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है।
और राइट, तो इन फंड्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अक्सर यही होता है कि विश्वजीत जी, इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिटर्न चेजिंग में आ जाते हैं। अब इन्होंने ही देखिए यहाँ पर एसबीआई के ही फंड्स पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं, फोकस्ड भी है, स्मॉल कैप भी, हालांकि अपनी जगह पर सही तरीके के फंड्स हैं, लेकिन कल परसों इन्हीं कैटेगरी के फंड्स ने कुछ बेहतर परफॉर्म कर दिया तो वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इससे बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कविता जी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसको रिसेंसी बायस भी कहते हैं। जिस फंड्स में आपको अच्छी रिटर्न्स देखने को मिलती है आप वहाँ पे स्विच कर लेते हैं, तो वो करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जब भी आपको फंड से निकलना है कोशिश करें, देखिए कि उस फंड की परफॉर्मेंस पीयर्स के कंपैरिजन में कैसी है, बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसी है, तभी बदलाव करें। जल्दी जल्दी बदलाव करके कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स हासिल नहीं होंगे। और अपने रिस्क को भी अवश्य देखें, सिर्फ रिटर्न्स को ना देखें, अपने रिस्क को भी देखें। क्या ये फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए उचित है, क्या आप इस फंड के उतार चढ़ाव को देख पाएंगे, तभी उसमें निवेश करें। मेरे ख्याल से जल्दी जल्दी फंड्स को चेंज करने में कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल भी हमारे दर्शक का है। डॉक्टर PM काडुकर जी अपना सवाल भेज रहे हैं और ओके, इनके सवाल में कुछ फंड्स हैं। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, कैनरा बैंक एलएसएस टैक्स सेवर है, क्वांट का स्मॉल कैप है, एक्सिस का वैल्यू फंड है और इनके पास एक मल्टी एसेट फंड भी है और यूएस टेक्नोलॉजी फंड भी ले रखा है इन्होंने। ओके, इनका जो सवाल है, माफ़ कीजिएगा, इनका नाम रंजीत कुमार है। रंजीत कुमार पटना से इन्होंने ये सवाल भेजा है और 18 इयर्स तक ही अपना जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कुछ फंड्स को लेके मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, बट यूएस टेक्नोलॉजी फंड, आई एम अज्यूमिंग ये आईसीआईसीआई का टेक्नोलॉजी फंड होगा इनके पास, और भी फंड हाउसेस के हैं, लेकिन विश्वजीत जी क्या राय होगी इनके लिए? बिल्कुल, थोड़े जो फंड्स के नाम कविता जी शायद नाम थोड़े ठीक से नहीं लिखे हुए हैं। ब्रॉडली फंड्स काफ़ी अच्छे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अच्छा है, इन्वेस्को इंडिया के लार्ज एंड मिड कैप भी ठीक है। एक ईएलएसएस फंड में निवेश कर रहे हैं, तो इनको ये जानना होगा क्या ये न्यू टैक्स रिजीम में है या ओल्ड टैक्स रिजीम में है। अगर इनका टैक्स सेविंग न्यू टैक्स रिजीम में है तो शायद ईएलएसएस फंड में एसआईपी कंटिन्यू करने का कोई लाभ नहीं है, तो उसको एग्जिस्टिंग फंड्स में ही बढ़ा दें अपनी एसआईपी। और इसके अलावा बिल्कुल जैसा आपने बोला, आईसीआईसीआई का इनका टेक्नोलॉजी फंड है, तो ये अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, ये काफ़ी हाई रिस्क फंड है, सेक्टोरल फंड है और उतार चढ़ाव रहते हैं और पिछले समय से काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को नहीं भी मिल रहे। तो उससे अच्छा इनके पोर्टफोलियो में अगर मैं देखूं तो एक मिड कैप फंड की मिसिंग है, तो वहाँ से निकल कर ये कोटक के मिड कैप फंड में जा सकते हैं, ताकि एक पोर्टफोलियो में एक नया मार्केट कैप फंड भी ऐड हो जाए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो ये एक अच्छा संतुलित और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो ये थोड़े से बदलाव अवश्य करें। एक डीएलएसएस मल्टी फंड है, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मल्टी एसेट है या मल्टी कैप फंड है, नाम भी ठीक से नहीं है। तो मल्टी कैप फंड की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश हो ही रखा है। दूसरा जो ये एसआईपी कर रहे हैं 15,500 रुपये, क्योंकि लंबा टाइम होराइजन है, 18 वर्ष का टाइम होराइजन है, तो अच्छा कॉर्पस यहाँ से जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि 10% का स्टेपअप भी करना चाह रहे हैं। तो ये करीब करीब 2 करोड़ 23 लाख रुपए यहाँ बनते नजर आ रहे हैं। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो, एक अच्छा कॉर्पस यहाँ बनेगा अगर ये स्टेपअप भी करते रहते हैं और इन्हीं फंड्स में निवेशित रहें। हाँ, हर साल अपने पोर्टफोलियो को अवश्य रिव्यू करें। ज़्यादा फंड्स की आवश्यकता नहीं है, 5-6 फंड्स में ही अपने पोर्टफोलियो को बना के रखें, नए फंड्स और ऐड ना करें। हाँ, अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करे तब जरूर बदलाव करें, बट रोज रोज नए फंड्स ऐड करने से कोई लाभ नहीं है। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर ये बदलाव आपको करने होंगे और थोड़ा सा अपने सवाल पे क्लैरिटी अगर आपको भेजनी है तो एक बार फिर से अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको जवाब दिलवा देंगे। चलिए, इसी के साथ आज की इस पेशकश को यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े विश्वजीत जी और तमाम सवालों के जवाब दिए। और तमाम दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब पर भेजने हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल भी डाल सकते हैं, कि करके आपके सभी सवालों के जवाब जो है हम आपको शो में दिलवाते हैं। नमस्कार।